जब भी हम कोई मैसेज भेजते हैं आपको ग्रुप में, वो ग्रुप में सेंड किया हुआ मैसेज दोनों सेक्शन के लिए होता है, सेक्शन ए के लिए और सेक्शन बी के लिए भी। चाहे वो किसी से भी रिलेटेड मैसेज हो, चाहे वो कोई आपको पार्टिसिपेट कराना हो, एजुकेशन एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई मैसेज हो, या आपका फीस से रिलेटेड कोई मैसेज हो, वो मैसेज अगर मैंने भेज दिया है तो वो दोनों सेक्शन के लिए है, सेक्शन ए और सेक्शन बी के लिए। खासकर मैं सेक्शन ए वालों से कहूंगा, 8 ए वाले जो सेक्शन वाले बच्चे हैं जो लास्ट ईयर 7th ए में रहे हैं, डू नॉट थिंक अबाउट दैट। आपको कोई इन्फॉर्म करने के लिए आएगा कि आपका ऐसा कुछ पड़ा हुआ है, तो वो नहीं होगा। फी से रिलेटेड जो भी आपका मैटर होता है उसको मैं ही सेंड करता हूँ, वो सभी के लिए इक्वली होता है, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि जो यूनिट फर्स्ट था आपका, उस यूनिट फर्स्ट के टर्म तक में सभी का जो भी रिमेंड रहा होगा वो पे हो गया होगा, राइट। और अगर किसी का नहीं है तो आप कर दीजिएगा, क्योंकि जो स्कूल की प्रोसेस होती है आपको पता है स्कूल की प्रोसेस किस तरह से आगे बढ़ती है, उसमें मुझे आगे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। वो आप लोग अब क्लास 8 में हैं तो समझदार हैं आप लोग, ठीक है। बाकी जिनका ओके है काम तो उनसे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना, वो तो सब कुछ ठीक ही है। चलिए, बात कर रहे थे हम अपने चैप्टर्स की, तो चैप्टर में मैं आपको बता दूं कि चैप्टर आपका 5 तक शायद हो गया था, 3, 4, 5, और चैप्टर 6 से हमें देखना है ना। चैप्टर 6 से हमें देखना है, राइट। यस सर। यस सर। यस सर। चैप्टर 6 आप लोगों ने जब तक मैं कहूँगा कहा नहीं हूँ तो आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा, देखा था? यस सर देखा था सर, हमने पूरा यस सर देखा था। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। किसने किसने देखा है चैप्टर 6? सर नंदिनी ने देखा है। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। देखिए, चैप्टर का नेम है, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं जो नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं टीचर्स के पढ़ाने से पहले, अगर आप लोग देख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब कि आप लोग एक कदम आगे चल रहे हैं, और मुझे ऐसे स्टूडेंट ही चाहिए। ऐसा नहीं जितना हमने बता दिया उतना ही करिए, जितना हम नहीं बता रहे हैं वो भी करिए। अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। देखिए, अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, सीधे सीधे इस लाइन से आपको समझ में आ रहा होगा कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है ना। क्या समझने जा रहे हैं हम? क्रिमिनल सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मतलब क्या हुआ है इसका? क्या मतलब हुआ? सर आरोपियों का मतलब जो क्रिमिनल है उनके न्याय, उनका जस्टिस कि उनको कैसे न्याय मिलता है, कैसे नहीं मिलता, कैसे उनका प्रोसेस चलता है। वेरी गुड। और प्रज्वल द्विवेदी बताइए बेटा आप भी। सर वही सर, क्रिमिनल को सर कैसे जस्टिस दिया जाता है सर, उसको कैसे सजा दी जाती है, कैसे सर उसके साथ न्याय होता है। यही बात है, यही बात है ना। ये और भी कुछ है इसमें बताने के लिए? ठीक है सर एक स्टोरी भी होती है शांति पर, कि उसके सर ज्वेलरी की चुराने का इंतजाम हो जाता है उसके ऊपर। वो ठीक है, स्टोरी है वो ठीक है, स्टोरी है तो वो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो चैप्टर का हेडिंग था अंडरस्टैंडिंग और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इस पर अगर डिस्कशन किया जाए, इस पर डिस्कशन हम लोग कर रहे थे, तो हमें तो यही समझ में आ रहा है इसमें, है ना, कि कोई भी क्रिमिनल है तो उसके अगेंस्ट में क्या क्या चीजें कोर्ट की तरफ से, है ना, हमारे जुडिशरी सिस्टम की तरफ से अप्लाई होंगी, वो हमें सीधे सीधे से पढ़ने के लिए मिलेगा। उसके कुछ पार्ट्स हम लोगों ने क्या होता है ये, वो हम लोगों ने चैप्टर 5 में देखा था,
जहां पर हमने लॉ पढ़े थे, 2 टाइप्स के लॉ पढ़े थे, एक क्रिमिनल लॉ और एक क्या था? लॉ, Civil law. सिविल लॉ। सिविल लॉ। सिविल लॉ। सिविल लॉ से संबंधित जो कोर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? सिविल कोर्ट बोलते हैं, है ना। और क्रिमिनल लॉ से जो रिलेटेड कोर्ट होता है उसको क्रिमिनल कोर्ट बोलते हैं। Criminal court. क्रिमिनल कोर्ट को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? फौजदारी अदालत कहते हैं। क्या बोलते हैं? फौजदारी कानून। फौजदारी है। हाँ, फौजदारी अदालत बोलते हैं। फौजदारी का मतलब वो फौज वाले नहीं आते हैं कि सोचो कि फौज वाले आते हैं उसमें, ठीक है, आर्मी वाले नहीं। फौजदारी अदालत का मतलब होता है लड़ाई झगड़े से संबंधित, है ना, पिटाई से संबंधित बहुत सारा मामला उसमें आपने देखा था, किसी को मर्डर इत्यादि जो भी मामले हैं, ये सारा मैटर जो था ये भी इसमें आता है, क्रिमिनल लॉ में आएगा। क्रिमिनल लॉ की जो बुक होगी वहां पर देखा जाएगा कि इससे संबंधित इसको क्या दंड देना चाहिए, और उसी से संबंधित कोर्ट में ही ये मामला चलेगा। ऐसा नहीं कि क्रिमिनल वाला मामला है तो सिविल कोर्ट में जाके वहां खड़े होकर जो वहां जज बैठे हैं हम उनसे बहस करेंगे, नहीं, जो यहाँ जज बैठेंगे हम उनसे बात करेंगे क्रिमिनल कोर्ट में, ठीक है। इस बात को भी आप लोग याद रखना है। ये दोनों ही कोर्ट आपको किस स्तर पर देखने के लिए मिलते हैं? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको देखने के लिए मिलते हैं, स्टेट लेवल पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। स्टेट लेवल में आपका एक ही हाई कोर्ट वाला मामला होता है, एक ही हाई कोर्ट होता है स्टेट लेवल पे, जहां पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मामलों को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले मामले जो भी होते हैं, जब उन्हें फॉरवर्ड किया जाता है आगे, है ना, जब उन्हें आगे फॉरवर्ड किया जाता है तब वहां पर उनकी सुनवाई होती है। कुछ केसेस मैंने आपको ये भी बताया हुआ था कि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आप लोग डायरेक्ट हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, ठीक है ना। दरवाजा खटखटाने का मतलब आप उसके बाहर गेट जाके नहीं ऐसे खटखटाएंगे, कहने का मतलब ये है कि आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं। क्या ऐसा मैटर मैंने बताया था? मैंने बताया था फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। Fundamental rights. Fundamental अगर rights. 2 स्टेट के बीच में वो हो रहा है विवाद, तो हम हाई कोर्ट जा ना अनुराग गलत बोल रहे हो आप। दोनों स्टेट में अगर लड़ाई हो रही, ज्ञानेंद्र सिंह गलत बोल रहे हैं आप भी और अनुराग दोनों लोग गलत बोल रहे हैं। ध्यान से सर वो पढ़िए सुप्रीम भाई। कोर्ट करता है, सुप्रीम कोर्ट जाएगी सर। सर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पढ़ाई जो Yes, sir, स्टडी होती Supreme Court है, मेरे कहने मतलब पढ़ाई कम करिए, बहुत कम करिए, लेकिन जितनी करिए अच्छी करिए, मतलब सॉलिड करिए, कंफर्म होना चाहिए। बहुत ज्यादा पढ़ के हमें क्या करना है जब हमें हर चीज पर कंफ्यूजन बना हुआ है? ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होता। कम पढ़िए लेकिन बहुत अच्छा पढ़िए कि वहां से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको परफेक्टली आए, फिर उतना जब तैयार हो जाए तो फिर आगे बढ़िए। सुप्रीम कोर्ट के केस में मैंने बताया था, वो बाद में बात कर लेते हैं, पहले हाई कोर्ट का सुन लीजिए। हाई कोर्ट में आपका फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होता है तो आप संबंधित राज्य, संबंधित जो आपका स्टेट है, अगर आप बंगाल में रह रहे हैं तो कोलकाता हाई कोर्ट में जा सकते हैं, है ना। अंडमान एंड निकोबार वाला मामला भी कोलकाता हाई कोर्ट में ही सुना जाता है, क्योंकि 2 स्टेट ऐसे हैं, 2 स्टेटों की जो हाई कोर्ट है वो कोलकाता में ही है। ऐसे ही मैंने आपको बताया हुआ था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात की व्याख्या की गई है, इस बात को बताया गया है कि जो राज्य बहुत छोटे हैं, जो स्टेट बहुत छोटे हैं, जहाँ की पॉपुलेशन कम है, उनसे संबंधित जो स्टेट है उसी की हाई कोर्ट वाले उसको उसमें अटैच कर दिया जाता है। इससे ये हमने समझ लिया कि 2 या 2 से अधिक राज्य भी एक हाई कोर्ट रखते हैं, एक हाई कोर्ट में ही उन मामलों की सुनवाई हो जाती है। यही कारण है कि हमारे पास आज जो हाई कोर्ट की संख्या है वो 25 है, जबकि टोटल स्टेट कितने हैं? 28 स्टेट हैं और 7 यूनियन 8 यूनियन टेरेटरी है आपकी, ठीक है ना। 8 यूनियन टेरेटरी है और 28 स्टेट हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। पहले कितने यूनियन टेरेटरी थे? 7 थे। कितने थे? 7 थे। याद रखिएगा, ये भी एक क्वेश्चन है कि पहले कितने थे? तो 7 थे। बाद में हुए कितने? 9 हो गए थे। बाद में कितने हुए थे? 9 हो गए थे, है ना। लेकिन अभी हाल ही फिलहाल में आपने पढ़ा होगा कि जो आपका एक यूनियन टेरेटरी था दादरा नगर हवेली, तो दादरा नगर हवेली और दमन दीव ये दोनों अलग अलग थे, इनको कंबाइंड कर दिया गया है।
दोनों ही यूनियन टेरिटरी को कंबाइंड कर दिया गया है। बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट बता रहा हूं मैं आपको, हाल ही फिलहाल में साल भर के अंदर की घटनाएं हैं, देख लीजिएगा। मैंने देखा नहीं लेकिन मैंने पढ़ा था। तो दादरा नगर हवेली और दमन दीव दोनों यूनियन टेरिटरी थी, इनको कंबाइंड कर दिया गया। तो पहले 2 यूनियन टेरिटरी थे, अब वो एक ही यूनियन टेरिटरी बन गया। बात समझ में आ रही? क्यों किया गया ऐसा? सबसे बड़ा कारण ये था कि दोनों बहुत ही पास में थे, लगभग 45 किलोमीटर के आसपास। तो इनको अलग अलग यूनियन टेरिटरी मानना और उसके लिए फिर अलग अलग वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करना। विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली तो वहां है ही नहीं है, लेकिन और वहां पर जैसे दिल्ली में आपके राज्यपाल होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं, वैसे वहां पर भी सिस्टम नहीं है। वहां पर प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, तो उनको भी अलग अलग नियुक्त करना पड़ेगा। तो जब उनको कंबाइंड कर दिया गया तो अब वहां पर एक ही एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल कर लेगा। ठीक है, तो मेरे कहने, अच्छा इनका मामला कहाँ सुना जाएगा? तो बॉम्बे हाई कोर्ट में सुना जाएगा। इनका मामला कहाँ सुना जाएगा? इधर गुजरात या बॉम्बे हाई कोर्ट में ही है। तो इस तरह से जो बड़े बड़े हाई कोर्ट है उन्हीं के आसपास वाला इनको अटैच कर दिया था। मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो जैसे केरला का जो हाई कोर्ट है, तो साइड में बगल में क्या दिया हुआ है? लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप का जो मामला है, लक्षद्वीप में जो विवाद होते हैं, लक्षद्वीप के मामले को किस हाई कोर्ट में? केरला स्टेट में जो हाई कोर्ट है वहां सुन लिया जाता है। तो ज्यादा नहीं है, केवल 4 या 5 ऐसे हैं जहां पर कंबाइंड है। बाकी सभी स्टेटों में अपने खुद के हाई कोर्ट हैं, लेकिन कुछ में नहीं है। अच्छा, एक आपका यूनियन टेरिटरी ऐसा जहां उसका खुद का हाई कोर्ट है, वो है आपका दिल्ली। दिल्ली एक ऐसा आपका यूनियन टेरिटरी है जहां पर उसका खुद का अपना हाई कोर्ट भी है। और सबसे अच्छी बात यह भी है कि दिल्ली हमारी कैपिटल है इंडिया की, और वहीं पर सुप्रीम कोर्ट भी है। तो दिल्ली का अपना खुद का हाई कोर्ट भी है, और दिल्ली में ही आपका क्या सुप्रीम कोर्ट भी है। तो कभी कंफ्यूजन नहीं करेंगे कि दिल्ली में सर हाई कोर्ट का जो फैसला आता है तो क्या वो पूरे देश के लिए लागू होता है? नहीं, दिल्ली के हाई कोर्ट का फैसला केवल दिल्ली के हाई कोर्ट के लिए है, दिल्ली के लिए है, पूरे इंडिया के लिए नहीं है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट का कोई फैसला है, प्रयागराज हाई कोर्ट का कोई फैसला है, तो वो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है, मध्य प्रदेश के लिए नहीं है। क्लियर? मध्य प्रदेश के जो हाई कोर्ट है, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है? संभवतः जबलपुर में है शायद, है ना? जबलपुर में है, और उसकी एक खंडपीठ इंदौर में है ना? जैसे उत्तर प्रदेश में है वैसे ही मध्य प्रदेश में है, एमपी में भी है। एमपी का जो हाई कोर्ट है आपका जबलपुर में है, और इसकी एक ब्रांच कहाँ? इंदौर में डाल दिया गया है ना? जैसे आपका उत्तर प्रदेश में लखनऊ में एक ब्रांच डाल दिया गया है, क्योंकि इतना बड़ा स्टेट है तो मामले कैसे सुने जाएंगे इस तरह से। ये मैं सब क्यों आपसे बता रहा हूं? मैं आपसे इसलिए बता रहा हूं जिससे आप लोग जो अभी तक चैप्टर 5 आपने पढ़ा उसका कुछ आपको कंक्लूजन मिल जाए, है ना, और कुछ चीजें आपको समझ में आ जाए। अच्छा, किसी को एक क्वेश्चन पूछना हो, अभी तक किसी ने बहुत पढ़ाई किया हो, कोई डाउट हो बुक में किसी प्रकार का, तो आज पूछ लीजिए। आज जो चैप्टर केवल हम लोगों ने देख लिया है, तो स्टार्ट हम लोग कल से करेंगे, और आज आप केवल मुझसे क्वेश्चन पूछ लीजिए, और उसी क्वेश्चन के साथ फिर मैं क्लास एंड कर देता हूँ। एक एक करके सभी स्टूडेंट पूछ सकते हैं, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि हम नहीं पूछेंगे, हम सुन बस लेंगे। आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो पूछिए। आपने पढ़ा नहीं है, पढ़ाई नहीं किया है, तो मत पूछिए। जबरदस्ती क्वेश्चन बना के मत पूछिए, उसका कोई मतलब नहीं होता है। टीचर्स से झूठ नहीं बोला जाता है, क्योंकि टीचर्स को धोखा देने का मतलब है आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। याद रखिएगा, हमें ये दिखाने की कोशिश मत करिए कभी कि हम सर बहुत पढ़ाई करते हैं। आप पढ़ाई करेंगे वो आपके लिए ही फायदेमंद होगा, मुझे नहीं मिलेगा उसका कुछ फायदा। और आप जितना पढ़ते हैं उतना ही मुझसे बताइए, ज्यादा बताने की कोशिश भी कोई मत किया करिए, ठीक है? अगर किसी ने पढ़ाई किया हो तो किसी को डाउट हो तो जरूर पूछ लीजिए। सर जो FIR होती है सर, वो क्रिमिनल लॉ में बस होगी कि सर सिविल लॉ में भी हो सकती है? FIR जो होती है आपकी, आपको जब इसमें बताया गया था कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, तो वो एक रिपोर्ट होती है। उसको आप किसी भी मामले में आप उसको बताते हैं, वो एक FIR के तर्ज पर ही देखी जाती है, ठीक है? आपका कोई मामला है, क्रिमिनल वाला मामला है, तो उसमें तो आपको पता ही है कि FIR हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट देते ही है। लेकिन सिविल कोर्ट वाला जो मामला है, जो सिविल वाला मामला है,
उसमें भी आप सूचना तो एक एप्लीकेशन तो देते ही है ना, तभी तो आपकी कार्यवाही आगे बढ़ती है। तो उसको भी FIR की संज्ञा में ही हम लोग रखते हैं। ठीक है, FIR का मतलब लोगों ने FIR को इतना मतलब आम बोलचाल भाषा में इतना खतरनाक बना दिया है कि मैं FIR कर दूंगा तो लोग डर जाते हैं कि FIR क्या होता है। FIR का मतलब केवल होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, पहली सूचना कौन दे के जा रहा है। मान लीजिए दो लोगों में झगड़ा हो रहा है, दोनों आपस में निपटा रहे हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि मुझसे मामला नहीं सुलझेगा, तो पुलिस की हेल्प लेना चाहता है। तो पुलिस की हेल्प लेने के बाद लेना चाहता है, जैसे ही वो जाएगा वहां, पहली इंफॉर्मेशन जब वहां देगा, उसी को एक नाम दे दिया गया है FIR, उसी को एक नाम दे दिया गया है FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है ना, पहली सूचना है बस, केवल और कुछ नहीं। FIR के बाद FIR के रिवर्स में भी FIR दर्ज होती है। ठीक है ना, कि जैसे किसी ने FIR दर्ज किया तो आप लोगों के दिमाग क्वेश्चन क्या दूसरा नहीं कर सकता है? दूसरा भी कर सकता है, लेकिन अब वो फर्स्ट में काउंट थोड़ी होगी, वो तो उसी FIR के अंग्रेज में आएगी। मतलब FIR किसने दर्ज किया, अपनी बात दर्ज किया, लेकिन उसमें किसी को आपत्ति है तो वो भी एप्लीकेशन डालेगा, तो डाल सकता है एप्लीकेशन, या कैंसिल भी हो सकती है, उसी के द्वारा दिए गए मामले पर ही सुनवाई हो सकती है। जैसे कोई इंफॉर्मेशन दी गई तो दोनों पक्षों को बुला लिया गया, तो आपस में बातचीत करके मामला सुलझाया जा सकता है। खैर, और दो क्वेश्चन। निष्ठा पांडे, लीगल सिस्टम मींस, लीगल सिस्टम, लीगल मतलब होता है वैधानिक। लीगल का मतलब होता है जब आप कानूनी प्रक्रिया से आगे बढ़ें, जब आप कानूनी प्रक्रिया से आगे बढ़ें उसी को बोलते हैं लीगल सिस्टम। मतलब आप पहले FIR दर्ज करवाएं कोतवाली में, कहीं पर भी आसपास जो भी आपका थाना है वहां पर। इसके बाद फिर वो लोग क्या करते हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है मामले को। जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो उसको जो कुछ भी सबूत मिलता है, एविडेंस मिलता है, तो आपके केस को फाइल करती है। आपके केस को क्या करती है, फाइल करती है। कहाँ के लिए, कोर्ट के लिए। क्योंकि पुलिस का काम, मैंने आपको बार बार बताया है कि पुलिस का काम दंड देना नहीं है, पनिशमेंट देना नहीं है। पुलिस का काम उस व्यक्ति को पकड़कर कोर्ट तक पहुंचाना है। पुलिस का काम किसी की पिटाई करना भी नहीं है। पुलिस पिटाई कर देती है एक अलग मैटर है, नहीं करना चाहिए। जो लोग, जिनको अपने फंडामेंटल राइट्स मालूम होते हैं, जो लोग सिविक्स पढ़ते हैं, वो लोग पुलिस वालों से भी लड़ जाते हैं जब कोई पुलिस वाला गलत करते हैं तब, क्योंकि पुलिस को पता है कि इसके राइट कहाँ हैं, लेकिन वो अपने राइट से कभी कभी बाहर निकल जाती है, क्योंकि पुलिस भी तो इंसान ही है ना। अब कोई, हर इंसान एक जैसा थोड़ी होता है। कोई इंसान के दिमाग में नहीं आ रही बात, वो अपने राइट का मिसयूज कर रहा है, तो आप उसको एहसास दिला सकते हैं कि ये आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है। आपका काम है, आप पकड़ने आए, मुझे पकड़िए और सीधे वहां केस फाइल करिए, कोर्ट में मैं अपना मैटर देखूंगा। ठीक है ना, पुलिस चुप हो जाएगी, जान जाएगी कि आपको बहुत कुछ मालूम है। अब ऐसा नहीं डरते कि पुलिस आए तो बिल्कुल, लोगों को तो हार्ट फेल हो जाता है बहुत लोगों को, है ना। चलिए, और कोई क्वेश्चन? लीगल सिस्टम समझ में आ गया कि नहीं आया? लीगल सिस्टम का मतलब ये होता है कि जब आपकी कोई प्रक्रिया होती है वो सिस्टम बाय सिस्टम बढ़ती है। आपने पहले सूचना दिया पुलिस को, पुलिस ने फिर आके केस को फाइल किया कोर्ट में, कोर्ट ने फिर आगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मैटर सुलझा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं सुलझ पाया, फिर आप हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से फिर आप सुप्रीम कोर्ट गए। ये एक होता है लीगल सिस्टम। लीगली आप बढ़ रहे हैं, लीगली, इनलीगल नहीं है आपका काम। ठीक है, और बताइए सर। क्वेश्चन पूछ अनन्या लीजिए। अग्रवाल, पीयूष सिंह पटेल, वीडियो नहीं ऑन किए। अरे बच्चों का क्या है, मैं सर, तो क्या बताऊं भाई बेटा। सर क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ में भी सर हम PIL वो दर्ज कर सकते हैं। क्या है क्रिमिनल लॉ? PIL नहीं, PIL आपके व्यक्तिगत के लिए तो बिल्कुल नहीं है कि आप, वो तो आपका व्यक्तिगत है ना, पर्सनल हो गया केस आपका ना, उसमें PIL कहाँ आ गया? सर PIL अगर किसी दूसरे के साथ अगर फंडामेंटल राइट्स उसके वायलेट हो रहे हैं तो अगर बिल्कुल। सर उसको केस करना हो हाँ, तब कर क्रिमिनल लॉ, सकते हैं। सिविल लॉ में हम PIL दर्ज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। PIL आपका सीधे आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो मैटर जाता ही नहीं है, सिविल लॉ क्रिमिनल लॉ में, वो तो सीधे आपका सुप्रीम कोर्ट में जाता है मैटर। PIL जनहित याचिका वाला मैटर जो है आपका हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। PIL वाले जो मुद्दे होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में सुने जाते हैं, जनहित याचिका वहीं दायर होती है। और बताइए, आराध्या तिवारी कहाँ है? आराध्या तिवारी का वीडियो बार बार ऑन ऑफ हो जाता है। आराध्या, कुछ पूछना है तुम्हें?
हाँ आराध्या, कुछ पूछना है? नो सर। नाराज हो रही होगी तुम, की बताइए, सुबह से बढ़िया सो रहे थे, सर ने मैसेज करके जगा दिया है ना, क्लास ले जाओ बैठो। नो सर। बहुत से लोग नाराज तो होते होंगे मेरे ऊपर, सुबह सुबह से जिसकी पहली क्लास रहती होगी, अरे यार सर फिर से आ गए। बहुत लोगों के पेरेंट्स बिल्कुल एक्टिव रहते हैं ना टाइम से, देखो तुम्हारा क्लास आ गया कि नहीं आ गया, देखो सर का मैसेज आ गया चलो उठो। तो कुछ लोग मजबूरी में आके बैठ जाते हैं मेरे सामने, उनका चेहरा बता देता है यहाँ पे कि जबरदस्ती बैठाए गए हैं, अपनी इच्छा से नहीं बैठे हुए हैं। जो अपनी इच्छा से पढ़ाई करते हैं तो वो समझ में मुझे आ जाता है कि हाँ ठीक है। भविष्य कुछ पूछना है? भविष्य ये कुछ देखिए, मुझे नहीं पता है कौन ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है, बट जो भी ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं आप स्कूल नेम से ही ज्वाइन करेंगे तो ही आपको मैं ज्वाइन परमिट दूंगा। अगर आप कोई अलग अलग नामों से आएंगे, कुछ अपना एड्रेस लिखेंगे, तो इस नाम अलग अलग नामों से हम एंट्री नहीं दे पाएंगे आपको, ठीक है? ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स ट्राई कर रहे हैं कंटिन्यू। स्वर्णिमा कोई क्वेश्चन? यस सर। तो पूछो ना बेटा, जल्दी पूछ रही हो। जो सर पूछने वाली थी। हाँ, सर जो PIL होता है हम उसको तभी दायर कर सकते हैं जब हमारा कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो। उसके मतलब अगर और कोई केस है तो उसमें नहीं कर सकते नहीं PIL। फंडामेंटल वाला मामला जो होता है वो आपके अगर पर्सनली आपका वायलेट हो रहा है तो आप उसके लिए PIL के थ्रू क्यों जाएंगे? PIL के थ्रू आपको जाना ही नहीं है, ठीक है? PIL का मतलब होता है कि आपकी सोसाइटी में कोई गलत काम हो रहा है, उनके फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति वहां प्रभावित हो रहे हैं, आप किसी शहर में जा रहे हैं वहां देख रहे हैं तो वहां के मैटर को भी आप उठा सकते हैं। आप पता चले आप चेन्नई घूमने गए हैं, चेन्नई में आपने मैटर कोई गलत देख लिया है तो वहां का फोटो लेकर, वहां का एड्रेस लेके, वहां की सारे डिटेल नोट करके आप सुप्रीम कोर्ट में, आपको चेन्नई से कोई मतलब तो नहीं है लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पर कोई मैटर गलत हो रहा है, तो आप उस संज्ञान को सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं। पब्लिक उसका नाम ही है ना, पब्लिक। PIL का फुल फॉर्म क्या होता है बताएं मुझे? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ना, तो इसका मतलब ये कि पब्लिक का मामला होना चाहिए, पब्लिक का। आपका पर्सनली मामला है तो आप डायरेक्ट चाहिए ना, PIL के थ्रू जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, आपको पहले ही केस आपको रिजेक्ट करके बाहर कर देगा, और आप जिस लॉयर से मिलेंगे ना वो भी आपको सलाह नहीं देगा, वो सब जानते हैं, सब मालूम है उनको किस तरह से। आपको फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं ना, पर्सनली जाइए सुप्रीम कोर्ट से लड़ने। आपके पीछे अगर कई लोग लगे हुए हैं, जो मैटर आपका है वही मैटर हजारों लोगों का है, तो फिर आप आगे आके बताइए, फिर आप भी सम्मिलित हैं और दूसरे भी सम्मिलित हैं, ठीक है ना? जैसे आजकल टीचर्स का जो मैटर उठता है, शिक्षक भर्ती वाला मामला जो उठता है, वहां पर कई सारे टीचर्स होते हैं तो अपना अपना नेम उसमें करते हैं, उसमें खुद भी सम्मिलित होते हैं, बाकी लोग भी होते हैं, है ना? सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, वहां अपनी बात को रखते हैं, सुनवाई होती है, तो सब वो जनहित याचिका PIL के थ्रू ही जाते हैं, ये भी आप समझ लीजिए, ठीक है? कोई भी मुद्दा हो सकता है, कोई भी मुद्दा हो सकता है, सभी कैसे भी मुद्दे, चाहे वो क्रिमिनल लॉ वाला मुद्दा हो, चाहे क्रिमिनल से रिलेटेड मुद्दा हो, कोई चाहे सिविल से रिलेटेड पता, मान लीजिए कोई ऐसी बस्ती है जहाँ की झोपड़ियां हैं, जो बस्ती हैं उनको किसी ने, है ना, बड़े ठेकेदार ने, कोई कॉन्ट्रैक्टर ने आया और सारी जमीनों को हड़प लिया, तो वहां पर तो फिर कई लोग हो गए ना झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, उनके मुद्दे को लेकर भी आप PIL में जा सकते हैं। यहाँ पर तो क्रिमिनल लॉ वाला मैटर नहीं हुआ, यहाँ तो सिविल वाला मैटर हो गया, जमीन वाला मैटर हो गया ना, लैंड वाला। तो यहाँ पर ये फिर नहीं देखा जाता कि सिविल वाला मैटर है कि क्रिमिनल वाला मैटर है। सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो अगर PIL का मैटर है तो सीधे उनकी वहां सुनवाई होगी। बात समझ में आ रही है? आयुष मिश्रा समझ में आ रहा है? आयुष समझ में आ रहा है बेटा? आयुष के पास तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही लगता है। सर अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस नहीं मिले तो कहाँ फील करेगा? चलिए ठीक है, नेटवर्क वीक भी हो रहा है
तो क्लास आज एंड करते हैं और आपका होमवर्क यही है कि क्लास 6 कह रहा हूँ चैप्टर 6 आप लोगों को क्या कर लेना है। चैप्टर 6 एक बार रीड कर लीजिएगा, पढ़िएगा, ना समझ में आए फिर भी पढ़िएगा, एक बार रीड कर लीजिएगा, कहाँ पर क्या जबरदस्ती पढ़ा करिए, 1 या 2 अंडरलाइन किया करिए, यहाँ की बातें मुझे बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रही, तो वहां थोड़ा टिक लगा लीजिए, जिस समय सर पढ़ाएंगे उस समय बड़े ध्यान से देखूंगी, है ना, या देखूंगा, तो पूरा पढ़ेंगे। ऐसा पूरी बुक में ऐसा कोई पार्ट नहीं होगा जहां पर आपको शुरू से लेकर लास्ट तक कुछ भी ना समझ में आए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, बहुत कुछ बातें आपको समझ में आएगी, क्योंकि आप लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी हैं, इतना ज्यादा डिफिकल्टीज आपको नहीं होगी, और चैप्टर 5 आप पढ़ चुके हैं, इस वजह से चैप्टर 6 में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो 2 से 3 दिनों में चैप्टर फिनिश हो जाएगा, बहुत जल्द इसको फिनिश भी करना है, और क्योंकि छोटा सा चैप्टर है, इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, बातें कॉन्सेप्ट सब कुछ समझ चुके हैं आप लोग, केवल एक बार हमें देख लेना है इसको। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल। ठीक है, ओके सर, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बाय सर।